हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर कमिंग विद अ न्यू टॉपिक अस्थमा। ये एक एमएसएन का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अस्थमा, जिसे हम हिंदी में दमा के नाम से जानते हैं। सो देखते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा के अंदर क्या होता है कि ये हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, जिसमें अपना जो एयरवे है उसके अंदर क्या हो जाता है, कंजेशन या फिर नेरोविंग हो जाती है, उसे ही अपन अस्थमा बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा इज द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट characterized by the hypersensitivity, spasm, and mucus production that leads to airway congestion, obstruction और narrowing। यानी अस्थमा क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। किस चीज़ की? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसके अंदर अपने को हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है, स्पाज्म देखने को मिलता है और म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपना एयरवे है उसके अंदर कंजेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर उसके अंदर नेरोविंग आ जाती है। तो जो एयर है उसका प्रॉपर है वो फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसके अंदर डिस्निया है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, वो देखने को मिलता है। ये अस्थमा है। एक और इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है, अस्थमा इज ए लंग डिजीज इन विच एयरवेज गेट नेरो एंड सोरो एंड इन्फ्लाम्ड आर ब्लॉक्ड बाय द इंक्रीज म्यूकस। यानी वही बात बोली गई है कि अस्थमा क्या है, एक लंग की डिजीज है, जिसके अंदर जो एयरवेज है, अपनी जो ब्रोंकाई है उसके, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाता है, वो नेरो हो जाती है और सोरो हो जाती है, स्वेलिंग उसके अंदर, स्पाज्म उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्लॉक्ड बाय द इंक्रीज म्यूकस, और उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है म्यूकस, एक्सेसिव म्यूकस की वजह से। एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एयरवे के अंदर और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नेरोविंग है, वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें 3 स्टेप्स ऑफ अकरेंस ऑफ अस्थमा। यानी अस्थमा अक्कर होने की बेसिकली 3 स्टेप्स है, 3 स्टेजेस में वो क्या होता है, वो अक्कर होता है, जिसमें सबसे पहले तो क्या होता है, एयरवे इन्फ्लामेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन है वो वहाँ पे अक्कर होती है। सेकंड, एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, यानी वो कोई भी स्टिमुलस है, चाहे इंक्रीजिंग म्यूकस हो रहा हो, तो उसके प्रति क्या वो हाइपर सेंसिटिव होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होता है, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसको रिएक्शन करने की, जैसे वो इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, अपना जो एयरवे, अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। नेक्स्ट, मसल्स विथ इन द एयरवे कॉन्ट्रैक्ट। और फिर क्या होगा कि अपनी एयरवे की जो भी मसल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसे अपन ब्रोंकोस्पाज्म के नाम से जानते हैं। और इससे क्या होगा कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपना जो एयरवे है वो क्या हो जाएगा, नेरोविंग उसके अंदर आ जाएगी, और प्रॉपर तरीके से जो एयर का फ्लो हो रहा था वहां से, एयर का फ्लो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पे अपने को डिस्निया है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर जो डायग्राम्स के अंदर इसमें समझाया हुआ है पूरा अच्छी तरीके से, ये तो नॉर्मल एयरवे जिसके अंदर है ना, प्रॉपर जो अपना एयरवे है वो ओपन हो रखा है। सेकंड, अस्थमेटिक एयरवे जिसके अंदर जो अपना, इसके अंदर थोड़ी बहुत नेरोविंग है वो आई है। और एक है ड्यूरिंग अस्थमा अटैक, यानी सीवियर कंडीशन पे अस्थमा चला जाता है तो उसके अंदर एकदम मतलब नेरोविंग आ जाती है, ओनली थोड़ी ही स्पेस है वो उसके अंदर रहता है, एकदम जो अपनी जो एयरवेज हैं वो एकदम नेरो हो जाती हैं, एयरवे है वो प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती है। और इन वेरी सीवियर कंडीशन हो सकता है अपना अस्थमा अटैक आ जाए, यानी अपना रेस्पिरेटरी फेलियर है वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अब आता है अपना टाइप्स ऑफ अस्थमा, यानी कितने किन किन टाइप्स का अस्थमा होता है। ये बेसिकली कुछ तो साइनम सिम्टम्स के बेसिस पे होता है, कोजेज के बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी इट अकर्स व्हेन वन हैज सिम्टम्स अबाउट ट्वाइस ए वीक बट नॉट डेली ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। यानी इंटरमीडिएट का मतलब होता है कभी कभी, यानी ये हमेशा नहीं होता है एक वीक के अंदर, मतलब 2 या 3 बार ही होता है, नॉट डेली, हमेशा ये कंडीशन है वो नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एयरवे है उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रॉपर तरीके से एयर का फ्लो नहीं होता है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी वो देखने को मिलती है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है सिम्टम अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर अपन बोल सकते हैं डेली, मतलब लगातार कोई भी सिचुएशन बनी हुई होती है उसे अपन परसिस्टेंट बोलते हैं। तो परसिस्टेंट अस्थमा क्या हो गया, जो कि मतलब जिसके जिसके अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है वो डेली देखने को मिलती हैं, मतलब जो सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के वो रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे रहते हैं, तो वो अपना परसिस्टेंट है, वो कंडीशन आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थर्ड जो अपना टाइप है वो है एलर्जिक, एटोपिक या फिर एक्सटेंसिक अस्थमा। जैसे इसमें नाम से ही हो रहा है, तो अस्थमा अकर्स ड्यू टू हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन और स्टिमुलस लाइक डस्ट पोलक्स। यानी किसी भी एलर्जन की वजह से, एलर्जी की वजह से अगर अस्थमेटिक कंडीशन कोज हो रही है, अपनी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से, एलर्जी की वजह से, एलर्जी एलर्जी किन किन चीज़ों से हो सकती है, जैसे डस्ट वगैरह हो गया, पॉलन्स या फिर फूड, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एलर्जी कोज कर रही है उनको अपन एलर्जन बोलते हैं। तो किसी भी एलर्जन की वजह से अगर अस्थमा की कंडीशन कोज हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपना नॉन एलर्जिक, यानी जो एलर्जी कंडीशन है वो विदाउट एलर्जी, मतलब जिसमें एलर्जेंस का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसके अलावा कोई भी चीज़ है जिनकी वजह से
ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है, अस्थमेटिक कंडीशन, अस्थमेटिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नॉन एलर्जिक या फिर इंट्रिंसिक अस्थमा। जैसे इसमें इट अकर्स ड्यू टू इरिटेंट्स इन एयर नॉट रिलेटेड टू एलर्जन, मतलब ये किसकी वजह से होता है कि एयर के अंदर कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसे इरिटेंट्स हैं जिनकी वजह से अस्थमेटिक कंडीशन कोज हो रही है, लेकिन वो जो इरिटेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड नहीं है, एलर्जन से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी एलर्जी को कोज नहीं करते हैं। एलर्जन से अलावा जो भी चीज है उसको जैसे अपन बोल सकते हैं पोल्यूशन हो गया, ठीक है, कोल्ड वेदर कंडीशंस जो है, ठीक है, स्मोक हो गया, आरटीआई यानी रोड ट्रैफिक, रोड जो सॉरी रेस्पिरेटरी टेक्स, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इन कंडीशंस की वजह से अगर क्या हो रहा है, अस्थमेटिक कंडीशन कोज हो रही है, तो वो अपना नॉन एलर्जिक जो अस्थमा है उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा मतलब रेगुलर बेसिस पे बहुत एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज कर रहा है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है फिक्स, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर अस्थमा है वो कोज हो रहा है तो उसको अपन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा यानी ऑक्यूपेशन, ये अस्थमा वहां पे उस कंडीशन में कोज होता है, लगभग ये अस्थमा है वो उन पर्सन में देखने को मिलता है जो कि ऑक्यूपेशन यानी किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में स्मोकी एरिया के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, तो उन पर्सन के अंदर अगर अस्थमा देखने को मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। दिस टाइप ऑफ अस्थमा हैपेंस प्राइमरली टू पीपल हु वर्क अराउंड इरिटेटिंग सब्सटेंस लाइक इंडस्ट्रियल केमिकल्स, डस्ट, गैसेस, ठीक है। वही बात है कि जो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, केमिकल्स वगैरह, केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, वहां पे अगर उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, अस्थमा अगर कोज हो रहा है तो उसको अपन ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉक्चुरल अस्थमा। नॉक्चुरल का मतलब होता है जैसे एन, नॉक्चुरल यानी एन, और नाइट यानी जो नॉक्चुरल अस्थमा होता है वो क्या होता है, नाइट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। अगर अस्थमेटिक कंडीशन है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है, कफिंग जो है वो अगर अपने को ज्यादा देखने को मिलती है ड्यूरिंग नाइट, तो उसको अपन बोलते हैं नॉक्चुरल अस्थमा। नॉक्चुरल यानी एन, नाइट यानी एन, यानी एन एन का मतलब इस चीज से अपन इस चीज को समझ सकते हैं कि नॉक्चुरल नाइट यानी जो नॉक्चुरल अस्थमा है वो कंडीशन ज्यादा अपने को सीवियर देखने को मिलती है नाइट टाइम के अंदर। ये इसके टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोजेस। कोजेस में वही है जो अपने टाइप्स के अंदर देखें वही चीज अपन कोजेस में देखेंगे, जैसे एलर्जी की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में पोल्यूशन, स्मोक, कोल्ड वेदर, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स यानी केमिकल्स वगैरह, फ्यूम्स वगैरह, इनके अगर अपन एक्सपोजर हो रहे हैं, इनके ज्यादा कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो इसकी वजह से हो सकता है। जेनेटिक भी ये हो सकता है कि अगर पहले हमारी फैमिली में किसी को अगर था तो हो सकता है वो अपने अंदर भी ट्रांसफर हो चुका हो, तो वो जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है वो यू आर टी मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी, जैसे कोई भी अपने को कोल्ड की कंडीशन, कॉमन कोल्ड हो गया, रिनाइटिस हो गया, ठीक है, मतलब अपना जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन की वजह से भी जो अस्थमा है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्मोकिंग हो गया। ड्रग्स, अगर अपन बहुत लॉन्ग टर्म यूज में अगर कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो उनके एजेस साइड इफेक्ट जो अस्थमा है वो कोज हो सकता है, जो अपनी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है वो इस चीज को लीड कर सकती हैं, कोज कर सकती हैं, जैसे नस्टेड्स वगैरह हो गए, एस्पिरिन्स जो ये ड्रग है, ठीक है, इनका अगर अपन लगातार एक्सेसिव अमाउंट में यूज इसका ले रहे हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, तो ये एक टाइम पे ऐसा होगा कि कॉम्प्लिकेशंस के रूप में जो अस्थमेटिक कंडीशन है वो कोज हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब अपने को क्या क्या जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो डिस्निया है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, इसी को अपन डिस्निया बोलते हैं। ये चीज अपने को देखने को मिलती है। टेस्ट टाइटनेस हो गया, पेन हो गया चेस्ट के अंदर, ठीक है, प्रेशर की जो कंडीशन है वो फील होती है अपने को। कफिंग है स्पेशली एट नाइट, मतलब अस्थमा के अंदर अपने को एक कफिंग देखने को मिलती है और मोस्टली वो चीज अपने को नाइट के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। विजिंग साउंड हो गया, ठीक है। टेकिपनिया यानी इंक्रीज कार्डियक रेट या फिर हार्ट रेट बोल सकते हैं, सॉरी टेकीपीनिया यानी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, और टेकीकार्डिया यानी इंक्रीज कार्डियक रेट। ओके, तो ये चीज भी अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, पसीना है, वो पेशेंट के अंदर अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है वीकनेस। पेशेंट के अंदर वीकनेस देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो देखने को मिलता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब रुक रुक के सांस लेना जो अपन बोलते हैं, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जो कंडीशन है वो भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अब यानी अस्थमा की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकते हैं। इफ अस्थमा रिमेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेटस अस्थमेटा, यानी अस्थमा है वो बहुत लंबे टाइम तक अगर कंटिन्यू हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन स्टेटस अस्थमेटिक्स भी बोलते हैं। इन दिस कंडीशन द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है, जिसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हाइपोक्सेमिया हो सकता है, यानी ऑक्सीजन की जो कमी है वो हो सकती है। एसिडोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है सीवियर कंडीशन के अंदर, राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो, मतलब अपना जो हार्ट है वो काम करना भी बंद कर सकता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसकी एक्टिविटीज क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। अभी अपने साइन एंड सिम्टम में देखा कि टेकीकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट है वो देखने को मिलती है, तो हो सकता है हार्ट फेलियर भी हो जाए। न्यूमोथोरिक्स जो कंडीशन है वो भी हो सकती है। डेथ ये भी हो सकती है अगर सीवियर कंडीशन पे अगर ये चीज चली जाती है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की, मतलब क्या क्या जो टेस्ट वगैरह है, क्या क्या डायग्नोसिस है वो अपन करवा सकते हैं। तो उसके अंदर आता है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कर लेंगे पेशेंट की। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहे हैं तो चेस्ट एक्सरे के थ्रू अपन इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। सीबीसी करवा सकते हैं, स्पायरोमेट्री या फिर पीएफटी, एक टेस्ट होता है, पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसको अपन लंग की जो भी कैपेसिटीज है, इनपुट आउटपुट है, इस चीज को मेजर करने के लिए अपन जो स्पायरोमेट्री या फिर जो पीएफटी टेस्ट है वो अपन करवाते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी अपन कर सकते हैं, यानी विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकियल्स या फिर ब्रोंकाई, ठीक है। इस चीज अपन देख सकते हैं कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है, स्वेलिंग वगैरह आ रही है, ठीक है, म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रेशन या फिर वो हाँ एक्यूमुलेट हुए हैं, किस साइड पे हुए हैं, इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट। अब अपन अस्थमा के लिए क्या क्या जो मैनेजमेंट है वो अपन दे सकते हैं, जिसमें प्रोवाइड एंटी हिस्टामिन। सबसे पहले तो अगर एलर्जी की वजह से जो अस्थमा हो रहा है तो अपन को एलर्जी है वो ट्रीट करने के लिए अपन क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन जो ड्रग्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, ओके, सिट्रीजन वगैरह, ये जो जो ड्रग्स हैं ये एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं जो कि एलर्जी को क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट अपन ब्रोंको डायलेटर्स देखते हैं, यानी अपन ने देखा कि जो ब्रोंको स्पाज्म अपने को देखने को मिलता है, जो भी अपना एयर वे है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन यानी उसके अंदर जो नेरोइंग है वो देखने को मिलती है, तो उनको मतलब डायलेट करने के लिए ताकि एयर का प्रॉपर फ्लो हो सके तो अपन क्या देते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, जिसकी वजह से जो अपनी जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन आता है और प्रॉपर तरीके से वहां से एयर है वो पास आउट हो पाती है। जैसे इसके अंदर जो ड्रग्स के नाम आते हैं वहाँ थियोफाइलिन हो गया, एल्बुटेरल, टर्बुटेलाइन या फिर मिथाइल जेनथिन, ठीक है। ये चीज क्या करती है, अपनी जो ब्रीथिंग है उसको इजी करती है, इजी ब्रीथिंग ये हेल्प करती है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स अपन पेशेंट को दे सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, जिंटामाइसिन हो गया, सेप्राजोन हो गया। एंटी इंफ्लामेटरीज जो ड्रग हैं, मतलब जो स्वेलिंग वगैरह अपन को ब्रोंकाई के अंदर अपनी ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिल रही है तो अपन इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए अपन एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं। डिस्निया पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है तो अपन ऑफकोर्स जो ऑटोथेरेपी है वो पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट, वाइल न्यूमनाइजेशन ऑफ द पेशेंट यूज ड्रग्स, लाइक अगर पेशेंट को अपन न्यूमनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपन न्यूमनाइजेशन अगर पेशेंट को करते हैं तो अपन उसके अंदर जो ड्रग्स यूज में लेते हैं उसके अंदर आ जाएगा एस्थाइलिन हो गया, ठीक है, इप्राट्रोपियम, ये जो ड्रग्स हैं वो अपन वाइल न्यूमनाइजेशन है वो यूज में अपन ले सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट बात आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। अपन अपने मेडिकल मैनेजमेंट तो कर दिया कि क्या क्या मेडिकेशंस हैं वो अपन पेशेंट को दे सकते हैं। अभी बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर कि नर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि पेशेंट की जो सॉरी पेशेंट की जो कंडीशन है वो अपन को एक्सेस करनी है, वाइटल साइंस है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, पेशेंट का जो SpO2 लेवल है उसको अपन को चेक करना है, ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना है, ठीक है, रेगुलर ब्रीथिंग है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिल रही है कि इस चीज़ को अपन को क्या करना है, असेस करना है, ठीक है। जो भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वगैरह है उनको अपन को क्या करना है, असेस करना है। डॉक्टर के द्वारा जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं वो अपन को प्रॉपर टाइम पे, एडुकेट टाइम पे, ठीक है, उनको अपन को एडमिनिस्टर करना है। ऑटो थेरेपी अपन को पेशेंट को देनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जो इमोशनल सपोर्ट है वो अपन को पेशेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है। पेशेंट को अपन को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है अबाउट फैमिली मेंबर्स को, पेशेंट को कि डिजीज के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, क्या क्या डाइट है, क्या क्या न्यूट्रिशन है लेना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी चाहिए, सबके बारे में पूरा अपने को हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्टिमुलेशन या न्यूमलाइजेशन पेशेंट को अपन दे सकते हैं। मेंटेन ट्रस्टफुल NPR या फिर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एक्सेस पेशेंट एंजाइटी एंड ट्राई टू रिड्यूस इट सपोर्ट और रिकेशनल डाइट, यानी पेशेंट की जो भी एंजाइटी है उसको अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, उसको रिकेशनल और डाइवर्सनल जो थेरेपीज है वो प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी जो एंजाइटी है वो क्या हो, रिड्यूस हो, ठीक है। पेशेंट को अपन IV फ्लूइड्स वगैरह वो दे सकते हैं। पेशेंट का इनटेक आउटपुट जो चार्ट है वो अपन को मेंटेन करना है, ठीक है। उसको डाइट के अंदर हाई कैलोरी डाइट और रिच प्रोटीन डाइट है वो अपन को प्रोवाइड करनी है। टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन प्रोवाइड लेक्जेटिव्स एंड हाई फाइबर डाइट, यानी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन पेशेंट को लेक्जेटिव्स है या फिर डाइट के अंदर जो हाई फाइबर डाइट है वो अपन पेशेंट को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। नेवर टू डिस्टर्ब पेशेंट वाइल स्लीपिंग इन नाइट अंटिल इट इज अंटिल, मतलब पेशेंट अगर सो रहा है, स्लीप कर रहा है तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो तब तक पेशेंट को अपन को क्या है, जो है डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके। सो ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और ये आज हमने अस्थमा के बारे में डिस्कस किया कि अस्थमा क्या होता है, क्या क्या इसके कोजेज होते हैं, ठीक है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं, कैसे अपन इसको डायग्नोज कर सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। So today we discuss about the asthma, the very important topic related to the examination. And next we come with our next topic. Thank you so much for joining us. If you like the video, please like, share, and